नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका जिक्र आते ही जहन में प्रतिभा की तस्वीर उभरती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन। हमारे पास उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं, उनकी जीवनी के कुछ हिस्से हैं जो उनके बचपन से लेकर उनके आखिरी दिनों तक की कहानी बताते हैं। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ उनके मशहूर समीकरणों या थ्योरीज को रटना नहीं है। हम कोशिश करेंगे उस इंसान को समझने की जो इन सब के पीछे था, उनकी वो कमाल की जिज्ञासा, उनके अपने संघर्ष और दुनिया को देखने का उनका जो नजरिया था। बिल्कुल। और आइंस्टाइन की कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे एक आप कह सकते हैं साधारण शुरुआत से भी कोई इंसान असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, और कैसे सिर्फ सवाल पूछने की आदत, वो जिज्ञासा, दुनिया को देखने का आपका पूरा तरीका बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। हाँ, तो शुरुआत होती है उल्म, जर्मनी से 14 मार्च 1879। और एक दिलचस्प बात पता चलती है कि बचपन में आइंस्टीन ने बोलना जरा देर से शुरू किया था। कुछ घरवाले तो सच में परेशान थे, सोचते थे कि शायद पता नहीं ये बच्चा ठीक से बोल भी पाएगा या नहीं। हाँ, ये बात अक्सर सुनने में आती है। और इसी खामोश से दिखने वाले बचपन में एक बहुत अहम घटना हुई थी, वो कंपास वाली। जब उनके पिता हरमन आइंस्टीन ने उन्हें एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास दिखाया, तो उस नन्ही सी सुई को देखकर, जो बिना किसी सहारे, बिना किसी के छुए बस एक ही दिशा में टिकी रहती थी, उस बच्चे अल्बर्ट के मन में गहरे सवाल उठे। ऐसा क्यों है? कौन सी अनदेखी ताकत है जो इसे खींच रही है? ये दिखाता है कि कैसे एक मामूली सी चीज भी एक जिज्ञासु दिमाग में वो विज्ञान की पहली चिंगारी जला सकती है। मतलब वो खामोशी सिर्फ बाहर थी, अंदर सवालों का एक पूरा जहान था। और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, गणित में तो उनकी दिलचस्पी थी ही, पर संगीत में भी, वायलिन बजाने में खासकर। उनकी माँ पॉलिन खुद पियानो बजाती थी। हाँ। आइंस्टीन ने कहा भी है कि संगीत उन्हें सोचने में मदद करता है। बिल्कुल, ये उनके दिमाग के अलग अलग रंगों को दिखाता है। लेकिन जो स्कूल की पढ़ाई का तरीका था, खासतौर पर जर्मनी का, वो रटने वाला सिस्टम, वो उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। मन ही नहीं लगता था उनका। यहां तक कि ये भी सुनने में आता है कि एक टीचर ने तो कह दिया था कि भाई इस लड़के से कभी कुछ नहीं हो पाएगा। है, ये सुनना कितना अजीब लगता है आज उस इंसान के बारे में जिसने दुनिया बदल दी। तो इस स्कूली निराशा से वो निकले कैसे? उन्होंने अपना रास्ता निकाला। वो थोड़े आज़ाद ख्यालों के थे। 1895 में करीब 16 साल के थे, वो स्विट्जरलैंड चले गए। वहां का माहौल उन्हें ज्यादा खुला लगा पढ़ने के लिए। ज्यूरिख का जो मशहूर पॉलिटेक्निक संस्थान है, वहां दाखिले की कोशिश की। पहली बार में नहीं हुआ, लेकिन अगले साल हो गया। वहां गणित और भौतिकी पढ़ी। और दिलचस्प बात यह है कि क्लास में ज्यादातर चुप ही रहते थे, शायद अपने ही ख्यालों में खोए हुए, लेकिन अकेले में बड़े सवालों पर सोचते रहते थे। अच्छा, और पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या काम आसानी से मिल गया उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1900 में ग्रेजुएशन तो हो गया, लेकिन नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। कई महीने बेरोजगार रहे, गुजारे के लिए ट्यूशन वगैरह पढ़ाए। अकादमिक दुनिया में कहीं जगह नहीं बन पा रही थी। फिर जाकर एक दोस्त के पिता की मदद से 1902 में बर्न शहर में स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। 3rd क्लास टेक्निकल एक्सपर्ट। पेटेंट ऑफिस में क्लर्क? और यहीं से सब कुछ बदला। लोग अक्सर इस दौर को बड़ा अहम मानते हैं उनकी जिंदगी में। हाँ, कह सकते हैं। ये उनके लिए एक छिपा हुआ वरदान जैसा था। काम था दूसरों के आविष्कारों के पेटेंट आवेदनों को देखना परखना। इससे रोजी रोटी तो मिली ही, लेकिन साथ में सोचने के लिए काफी खाली वक्त भी मिला। और उसी दौरान उन फाइलों के ढेर के बीच उनका दिमाग असल में ब्रह्मांड के बड़े बुनियादी सवालों से जूझ रहा था। जैसे वो उनका मशहूर सवाल है ना, अगर मैं रोशनी की किरण के साथ साथ चलूं उसी की रफ्तार से, तो मुझे क्या दिखेगा? यहां से उनकी सोच ने उड़ान भरी। सोचिए जरा, सिर्फ 26 साल का एक पेटेंट क्लर्क, अकादमिक दुनिया से लगभग कटा हुआ, अपने खाली वक्त में सोचकर एक ही साल में 4 ऐसे रिसर्च पेपर छाप देता है जो फिजिक्स की बुनियाद हिला देते हैं। ये अपने आप में कमाल है। ये दिखाता है कि महान आइडिया कहीं भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो बड़ी यूनिवर्सिटी लैब में ही पैदा हों। 4 पेपर्स एक ही साल में? ये कौन कौन से थे और इन्होंने क्या बदला, ये जानना तो बहुत जरूरी है। हाँ, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। देखिए, उस समय ज्यादातर वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकाश एक तरंग है, एक वेव। आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट या कणों, पार्टिकल्स की तरह भी बर्ताव करता है। इन्हीं कणों को बाद में फोटॉन कहा गया। यह आइडिया इतना रैडिकल था कि इसने क्वांटम थ्योरी के बनने की नींव रखी। और इसी खोज के लिए उन्हें सालों बाद 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा, यानी प्रकाश सिर्फ लहर नहीं, कण भी है। कमाल है, इसने तो पूरी समझ ही बदल दी होगी। और दूसरा पेपर? दूसरा था ब्राउनियन गति पर। वैज्ञानिकों ने देखा था कि पानी या किसी तरल में बहुत छोटे कण,
जैसे पराग कण लटके हों तो वो लगातार टेढ़ी मेढ़ी अजीब सी हरकत करते रहते हैं। आइंस्टाइन ने गणित लगाकर समझाया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तरल के जो अदृश्य अणु हैं वो लगातार उन कणों से टकराते रहते हैं। इस काम ने न सिर्फ ब्राउनियन मोशन की पहेली सुलझाई बल्कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के होने का एक और पक्का सबूत दिया। उस समय भी ये पूरी तरह से माना नहीं जाता था। अच्छा, तो अणुओं के वजूद का एक और सबूत। और तीसरा पेपर? ये तो शायद सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ, तीसरा था विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसने तो जैसे फिजिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। न्यूटन के जमाने से माना जाता था कि टाइम और स्पेस यानी समय और स्थान एब्सोल्यूट हैं, निरपेक्ष हैं, मतलब सबके लिए एक जैसे, चाहे कोई रुका हो या चल रहा हो। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। समय और स्थान रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि देखने वाला किस गति से चल रहा है। और इसका एक हैरान करने वाला नतीजा ये था कि अगर कोई चीज बहुत तेज चले, प्रकाश की गति के करीब, तो उसके लिए समय धीमा बीतता है। समय धीमा हो जाता है। हाँ, और चलती हुई चीज की लंबाई भी गति की दिशा में कम हो जाती है। ये सोचना ही कितना अजीब है। और चौथा पेपर? चौथा पेपर छोटा सा था, लेकिन उसने दुनिया का शायद सबसे मशहूर समीकरण दिया, E=mc²। ये इक्वेशन एनर्जी E और मास m यानी द्रव्यमान के बीच एक गजब का रिश्ता बताता है। c यहाँ प्रकाश की गति है। इसने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। इस समीकरण से पता चला कि बहुत थोड़े से द्रव्यमान में भी बहुत ज्यादा ऊर्जा छिपी होती है। यही सिद्धांत आगे चलकर परमाणु ऊर्जा का और अफसोस कि परमाणु बम का भी आधार बना। 1 साल, 4 पेपर्स और फिजिक्स की कई ब्रांचेस में क्रांति। ये तो वाकई कमाल है। उस पेटेंट ऑफिस के क्लर्क ने दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया। इसके बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए? जाहिर है दुनिया ने उन्हें पहचाना होगा। बिल्कुल। 1905 के बाद आइंस्टाइन की पहचान तेजी से बढ़ी। उन्हें अकादमिक दुनिया से ऑफर आने लगे। 1909 में वो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बने, फिर प्राग गए, फिर वापस ज्यूरिक आए प्रोफेसर बनकर, और आखिरकार 1914 में बर्लिन पहुंचे। वहां उन्हें बहुत प्रतिष्ठित प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस का सदस्य बनाया गया और बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद मिला। खास बात यह थी कि उन्हें पढ़ाने की कोई बाध्यता नहीं थी, तो इससे उन्हें अपने रिसर्च पर पूरा ध्यान देने का मौका मिला। और बर्लिन में ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा सैद्धांतिक काम पूरा किया। हाँ, वहीं उन्होंने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, को फाइनल शेप दिया। इसे 1915 में पब्लिश किया। ये स्पेशल रिलेटिविटी का ही विस्तार था और इसने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटी दो चीजों के बीच एक खिंचाव का बल है, एक फोर्स। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम के ताने बाने में आने वाला एक तरह का झुकाव या कर्वेचर है। स्पेस टाइम का ताना बाना मतलब? इसे थोड़ा और समझाएंगे? कल्पना कीजिए कि स्पेस और टाइम मिलकर एक चादर जैसे हैं। ठीक है। अब अगर आप इस चादर पर कोई भारी चीज रखें, मान लीजिए एक गेंद, तो चादर उस जगह दब जाएगी, मुड़ जाएगी, है ना? आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रह और तारे भी अपने वजन से, अपने मास से, अपने आसपास के स्पेस टाइम को ऐसे ही मोड़ देते हैं। और दूसरी चीजें जैसे दूसरे ग्रह या रोशनी की किरणें भी उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलती हैं। इसी को हम ग्रेविटी की तरह महसूस करते हैं। ये तो ग्रेविटी को देखने का बिल्कुल ही नया तरीका था। लेकिन क्या इस अजीब से लगने वाले आइडिया का कोई सबूत था? इतने बड़े दावे को साइंटिफिक कम्युनिटी ने कैसे लिया? शुरुआत में शक तो था ही। ये न्यूटन के इतने पुराने स्थापित नियमों से बिल्कुल अलग था। लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी ने एक भविष्यवाणी की थी जिसे टेस्ट किया जा सकता था, कि ग्रेविटी रोशनी को भी मोड़ सकती है। 1919 में एक पूरा सूर्य ग्रहण पड़ा। उस मौके पर ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिंगटन की टीम ने इस भविष्यवाणी को टेस्ट किया। उन्होंने देखा कि सूरज के पास से गुजरते हुए दूर के तारों की रोशनी वाकई मुड़ गई थी, और ठीक उतनी ही मुड़ी थी जितनी आइंस्टीन की थ्योरी ने बताई थी। और इसके बाद तो वो दुनिया भर में फेमस हो गए होंगे। हाँ, रातों रात अखबारों की हेडलाइन बन गई, विज्ञान में क्रांति, सितारों की रोशनी मुड़ी, न्यूटन का सिद्धांत गलत साबित। आइंस्टीन अचानक एक वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी बन गए। 1921 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला।
हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये उन्हें रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला। अच्छा। हाँ, ये उन्हें 1905 वाले फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया था। रिलेटिविटी उस समय भी कुछ लोगों के लिए थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी। नोबेल पुरस्कार, पूरी दुनिया में शोहरत, लेकिन इसी दौरान यूरोप का, खासकर जर्मनी का माहौल भी बदल रहा था। हाँ, ये उनकी जिंदगी का एक अजीब सा दौर था। एक तरफ वो साइंस की दुनिया के हीरो थे, दुनिया भर घूम रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, लोग उन्हें देखने सुनने को पागल थे। उनके वो बिखरे बाल, थोड़ी भुलक्कड़ सी छवि एक तरह से जीनियस का सिंबल बन गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी में पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक हो रही थी। 1933 में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी पावर में आ गए, और नाजियों की जो यहूदी विरोधी नीतियां थी वो आइंस्टीन के लिए सीधा खतरा थी, क्योंकि वो यहूदी थे। उनके काम को यहूदी फिजिक्स कहकर बदनाम किया जाने लगा, उनकी किताबें जलाई गईं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। तो उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा? बिल्कुल। किस्मत से जब नाजी सत्ता में आए तब आइंस्टीन जर्मनी में नहीं थे, बाहर थे। उन्होंने समझदारी दिखाई और वापस ना लौटने का फैसला किया। कुछ समय बेल्जियम और इंग्लैंड में रहे और फिर 1933 में ही वो हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्हें प्रिंसटन, न्यू जर्सी में एक नया इंस्टीट्यूट बना था, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी। वहाँ पोजीशन मिली और वहीं वो जिंदगी भर रहे। अमेरिका ने उन्हें पनाह तो दी, लेकिन जाहिर है अपने देश, अपनी संस्कृति से दूर होना उनके लिए आसान तो नहीं रहा होगा। और अमेरिका में ही वो फिर दूसरे विश्व युद्ध और एटम बम के मुद्दे से जुड़े। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत चर्चित और शायद दुखद पहलू भी है। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और नैतिक सवालों से भरा चैप्टर है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो यूरोप से भागकर अमेरिका आए कई साइंटिस्ट्स को ये चिंता हुई कि नाजी जर्मनी एटम बम बनाने की कोशिश कर सकता है। उन्हें डर था कि अगर हिटलर के हाथ ही हथियार लग गया तो दुनिया के लिए तबाही होगी। इन वैज्ञानिकों ने, जिनमें लियो ज़िलार्ड का नाम खास है, आइंस्टाइन को इस खतरे की गंभीरता समझाई और उन्हें मनाया कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट को आगाह करें। और तब उन्होंने वो मशहूर चिट्ठी लिखी। हाँ, अगस्त 1939 में आइंस्टाइन ने उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम एक चिट्ठी पर दस्तखत किए। इस चिट्ठी में नाजी जर्मनी के एटम बम बनाने की संभावना पर चिंता जताई गई थी और ये सुझाव दिया गया था कि अमेरिका को भी इस फील्ड में अपना रिसर्च शुरू करना चाहिए। हालांकि आइंस्टाइन ने खुद बॉम्ब बनाने के काम में सीधा हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस चिट्ठी ने अमेरिकन गवर्नमेंट को जगाया जरूर और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत में अहम रोल निभाया, जिसने आखिरकार एटम बम बनाया। लेकिन जब उन बमों का इस्तेमाल हुआ हिरोशिमा और नागासाकी पर, तब आइंस्टाइन की क्या प्रतिक्रिया थी? जब अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए और उससे जो भयानक तबाही हुई उसकी खबरें आईं, तो आइंस्टाइन को बहुत गहरा सदमा लगा और पछतावा भी हुआ। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था कि उनकी चिट्ठी ने इस विनाशकारी हथियार को बनाने में मदद की थी। वो अक्सर कहते थे, अगर मुझे पता होता कि जर्मन एटम बम बनाने में कामयाब नहीं होंगे तो मैंने कुछ नहीं किया होता। उनका मकसद सिर्फ नाजी खतरे को रोकना था, लेकिन नतीजा बहुत भयानक निकला। तो इस अनुभव ने उन्हें काफी बदल दिया होगा। निश्चित रूप से। युद्ध के बाद उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी एटॉमिक हथियारों को पूरी तरह खत्म करने, दुनिया में शांति लाने और निरस्त्रीकरण की जोरदार वकालत करते हुए बिताई। वो लगातार एटमी जंग के खतरों के बारे में चेतावनी देते रहे और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की बात करते थे ताकि देशों के झगड़े शांति से सुलझाए जा सकें। वो साइंस की नैतिक जिम्मेदारियों को लेकर बहुत सजग हो गए थे। युद्ध के बाद प्रिंसटन में अपने आखिरी सालों में क्या वो विज्ञान में भी एक्टिव रहे? हाँ, वो अपनी आखिरी सांस तक सोचते रहे, काम करते रहे। उनका एक बहुत बड़ा सपना था यूनिफाइड फील्ड थियोरी खोजना, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत। वो चाहते थे कि प्रकृति की जो सारी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एटम के न्यूक्लियस को बांधने वाली स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस, उन सबको एक ही मैथमेटिकल थ्योरी में पिरो दिया जाए। एक तरह से वो यूनिवर्स के लिए एक मास्टर इक्वेशन ढूंढ रहे थे। क्या वो इसमें सफल हुए? नहीं, वो इस बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। ये फिजिक्स की आज भी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिस पर साइंटिस्ट आज भी काम कर रहे हैं। इसी दौरान वो क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ बातों से असहमत भी रहे, खासकर उसके प्रोबेबिलिटी यानी संभावना और अनिश्चितता वाले पहलू से। उनका वो मशहूर कथन है ना, भगवान ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता, वो इसी असहमति को दिखाता है। वो मानते थे कि क्वांटम की इस अनिश्चितता के पीछे कोई गहरी छिपी हुई सच्चाई होनी चाहिए। और फिर 18 अप्रैल 1955 को उनका निधन हो गया। हाँ, 76 साल की उम्र में प्रिंसटन अस्पताल में। कहते हैं उनके आखिरी शब्द जर्मन में थे, लेकिन वहां जो नर्स थी उन्हें जर्मन नहीं आती थी, तो वो शब्द हमेशा के लिए राजी रह गए। लेकिन उनकी विरासत वो तो आज भी हमारे साथ है। E=mc², रिलेटिविटी के सिद्धांत, इन्होंने सिर्फ साइंस नहीं बदला, बल्कि यूनिवर्स को लेकर हमारी पूरी सोच बदल दी।
जीपीएस टेक्नोलॉजी से लेकर ब्लैक होल की समझ तक उनके काम का असर आज भी हम महसूस करते हैं। वो सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि एक मानवतावादी थे, शांति के पैरोकार थे, सिविल राइट्स के समर्थक थे। उनका चेहरा आज भी प्रतिभा और जिज्ञासा का प्रतीक है। और उनकी वो बात भी याद रखनी चाहिए, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है, जबकि कल्पना पूरी दुनिया को समेट सकती है। ये उनकी सोच का सार है शायद। तो जब हम आइंस्टाइन को याद करते हैं, तो हमें सिर्फ E=mc² या रिलेटिविटी ही नहीं दिखनी चाहिए। हमें वो बच्चा दिखता है जो कंपास की सुई देखकर हैरान था, वो नौजवान जो पेटेंट ऑफिस में यूनिवर्स के सपने देख रहा था, वो वैज्ञानिक जिसने हमारी रियलिटी की समझ बदल दी, और वो इंसान जिसने अपनी खोजों का नैतिक बोझ महसूस किया और शांति के लिए आवाज उठाई। बिल्कुल, उनकी कहानी हमें यही सिखाती है, लगातार सवाल पूछो, पुरानी धारणाओं को चुनौती दो और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहो। बचपन के एक सीरियस से सवाल से लेकर यूनिवर्स की सबसे गहरी पहेलियों तक का उनका सफर यही दिखाता है कि जिज्ञासा ही इंसान की शायद सबसे बड़ी ताकत है। आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की तलाश में लगा दिए, एक ऐसा सिद्धांत जो प्रकृति के सारे नियमों को एक साथ एक ही धागे में पिरो सके। वो कामयाब नहीं हुए। और ये हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है ना? क्या वाकई ब्रह्मांड की ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे अलग-अलग नियम, सारी ताकतें, सारे कण, क्या ये सब अंत में एक ही सरल खूबसूरत सिद्धांत में समा सकते हैं? क्या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पाना मुमकिन है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति की यही जो विविधता है, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, यही कॉम्प्लेक्सिटी है, यही उसकी असली खूबी है, जिसे शायद किसी एक अकेले फॉर्मूले में कभी बांधा ही नहीं जा सकता? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।